बसपा प्रमुख मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाने के साथ ही उन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय भी वापस ले लिया है। माना जा रहा है कि जिस तरह से वह पार्टी प्रत्याशियों को चुनावी जनसभाओं में आक्रामकता दिखाते हुए मोदी योगी सरकार पर तीखे हमला कर रहे थे, उनके शब्दों के चयन पर बसपा प्रमुख नाराज थे। राज्य ब्यूरो लखनऊ बसपा प्रमुख मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाने के साथ ही उन्हें अपना राजनीतिक अपराधिकारी बनने का निर्णय भी वापस ले लिया है। मायावती का कहना है कि पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता के आने तक आकाश को दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। आकाश के पिता आनंद कुमार पहले ही तरह पार्टी में अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। आनंद पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। बसपा प्रमुख ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार आकाश को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर का दायित्व सौंपा था। लंदन से MBA किए आकाश वैसे तो नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए जाने के बाद से ही दूसरे राज्यों में सक्रिय थे, लेकिन बसपा प्रमुख के राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित होने के बाद से उनकी सक्रियता कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। हरियाणा की नायब सिंह सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस लेने का ऐलान किया है। इन 3 विधायकों के हट जाने के बाद बीजेपी सरकार अल्पमत आ गई है। हालांकि नायब सिंह अभी मुख्यमंत्री बन रहते हैं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार पर खतरा बढ़ गया है। 2 निर्दलीय विधायकों ने नायब सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में अभी 88 विधायक है। बहुमत के लिए जरिया अखंडा 45 है। बीजेपी के 40 विधायक है। 6 निर्दलीय विधायकों का समर्थन उन्हें हासिल था। हालांकि 3 विधायकों के सरकार से अलग हो जाने के कारण अब बीजेपी समर्थक विधायकों की संख्या 44 ही रह गई है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि नायब सिंह को पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। 3 निर्दलीय विधायकों ने मंगलवार को घोषणा की कि उन्होंने राज्य में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। 3 विधायकों सोमवीर संगवान, रणधीर गोलन और धर्मपाल गोंदार यह भी कहा कि उन्होंने चुनाव के दौरान कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है। तीनों विधायकों ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस प्रमुख उदय भान की मौजूदगी में रोहतक में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की है। एस्ट्राजेनेका का कोविड वैक्सीन को लेकर उठ रही सुरक्षा चिंताओं के बीच कंपनी ने मंगलवार को कहा है कि उसने दुनिया भर से अपनी टीकों को वापस लेने की पहल की है। कंपनी ने कहा है कि वह यूरोप के भीतर वैक्सजेवियर के नाम से दी जा रही वैक्सीन को वापस ले रही है। द टेलीग्राफ ने इस बारे में जानकारी दी है। भारत और एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन कोविशील्ड के नाम से लगी थी। देश में अधिकांश लोगों को कोविशील्ड का ही टीका लगा है। एस्ट्राजेनेका ने ये कदम ऐसा समय में उठाया है जब पिछले दिनों ही उसने ब्रिटेन की कोर्ट के स्वीकार किया था कि उसकी वैक्सीन से खून में तक्का जमना की दुर्लभ संभावना हो सकती है। एस्ट्राजेनेका के खिलाफ ब्रिटेन में कई मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें लोगों ने वैक्सीन लगवाने के बाद गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों का दावा किया है। हालांकि कंपनी ने अपनी वैक्सीन वापसी के पीछे टीकों की अधिकता का कारण बताया है। कंपनी ने कहा वैक्सीन को वापस लेने का फैसला उपलब्ध अपडेटेड टीकों की अधिकता के कारण है, जिसके चलते वैक्सीन की मांग में गिरावट हुई है। प्रदेश में भीषण गर्मी से हाल बेहाल है। गर्मी हवाओं के तपड़े और चिलचिलाती धूप में लोगों को घरों में बंद कर रखा है। बीते 24 घंटों में प्रदेश में अधिकतम तापमान 41 से 45 डिग्री के बीच रहा है। मई की शुरुआत होते ही गर्मी लू के तपड़े में पूरे राजस्थान को अपनी चपेट में ले चुके हैं। बीते 24 घंटों में बाड़मेर प्रदेश का सबसे गर्म इलाका दर्ज किया गया है। यहाँ अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री पहुँच चुका है। वहीं प्रदेश के शेष इलाकों में भी पारा 41 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री के बीच ही बना हुआ है। आम दिनों में राजधानी जयपुर की जाम रहने वाली सड़कों पर बीते कुछ दिनों से ट्रैफिक का दबाव बिल्कुल नहीं है। इसकी वजह ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं बल्कि यहाँ पड़ रही भीषण गर्मी है, जिसने लोगों को घर से बाहर निकलने से रोक रहा है। यही हालात राजस्थान के अन्य इलाकों में है। प्रदेश के अधिकांश जिलों का अधिकतम तापमान 41 से लेकर 45 डिग्री के बीच पहुंच गया है। मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक 8 से लेकर 10 मई तक जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और भरतपुर में हीट वेव चल सकती है। बुधवार सुबह 7 बजे ही राजधानी जयपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री को पार कर गया है। झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, दौसा, करौली और जैसलमेर और आज हीट वेव बने रहने की चेतावनी जारी की गई है। बीते 24 घंटों में राजधानी जयपुर का अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिनों में इसमें 2 से 3 डिग्री तक का इजाफा हो सकता है। इसके बाद तापमान में मामूली गिरावट देखने को मिल सकती है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के वोटिंग का दौर खत्म हो चुका है। इस दौरान पीएम मोदी ने एक रैली में अब की बार 405 सीट के पीछे की वजह बताई है। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए लोकसभा चुनाव में 400 सीटें इसलिए जीतना चाहता था ताकि कांग्रेस को अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाने से रोका जा सके। जानकारी दे दे कि पीएम मोदी मध्य प्रदेश के धार में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अपने भाषण के दौरान ये बातें कही। 400 सीटें क्यों मांग रही है? पीएम ने कहा कि देश के लिए जानना जरूरी है कि वह 400 सीटें क्यों मांग रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, मोदी 400 सीटें चाहते हैं ताकि मैं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सभी साजिशों के रोक सकूं। मोदी 400 सीट चाहते हैं ताकि कांग्रेस खेल खराब करने के लिए आर्टिकल 370 वापस नहीं ला सके। मोदी 400 सीटें चाहते हैं ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला नहीं लगा सके। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 400 सीटों की जरूरत है ताकि कांग्रेस देश की खाली जमीन और द्वीपों को दूसरे देशों का ना सौंपा दे। 4 जून को आएंगे रिजल्ट। जानकारी दे दे कि लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव 7 चरणों में हो रहे हैं। यह 19 अप्रैल को शुरू हुआ था जो 1 जून को समाप्त होगा। वही वोटों की गिनती 4 जून को की जाएगी। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से भाजपा के उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने राम मंदिर पर समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव की टिप्पणी पर पलटवार किया। 7 मई को एक हिंदी टेलीविजन समाचार चैनल के साथ एक साक्षात्कार में राम गोपाल यादव ने राम मंदिर को बेकार मंदिर कहा और कहा कि यह वस्तु का अनुसार नहीं बनाया गया था। समाजवादी पार्टी नेता पर पलटवार करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा, हम सभी जानते हैं कि वे राम और सनातन का विरोध करते हैं। जिस व्यक्ति के नाम में राम और गोपाल है वह भगवान की महानता को नहीं समझता है। इससे लोगों में गुस्सा पैदा हो सकता है। एक राम भक्त के तौर पर मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में जनता उनके सनातन विरोधी गठबंधन को जवाब देगी। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद हुसैन द्वारा राहुल गांधी की प्रशंसा करने के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, राहुल गांधी को जवाब देना होगा। उन्होंने अभी भी पाकिस्तान से समर्थन से इनकार क्यों नहीं किया? सनातन विरोधी हैं ये हम सब जानते हैं, लेकिन राम गोपाल यादव जी के मुख से राम मंदिर का अपमान, जिसके नाम में ही राम और गोपाल हो, वो प्रभु की महिमा को ना समझे, ये अपने आप में जनता को आक्रोशित करने वाला उनका वाक्य था। आज मैं एक राम भक्त के नाते निश्चित रूप से उनसे कहना चाहती हूँ कि इसी चुनाव में परिणाम उनको मिल जाएगा। हैदराबाद लोकसभा सीट से बसपा उम्मीदवार माधवी लता ने 6 मई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष किया और उन्होंने इटली वासी कहा। उन्होंने आगे कांग्रेस नेता का मजाक उड़ाया और कहा कि वह कभी नहीं पढ़ते संविधान। राहुल गांधी जो है कॉन्स्टिट्यूशन शायद वो पढ़ते नहीं है, क्योंकि बेचारे इटली वासी है, भारत देश में तो रहते नहीं है। वो सिर्फ इलेक्शन के दरमियान ये आके जाते रहते हैं। दूसरी बात, उनको प्रधानमंत्री मोदी जी का हर कार्यक्रम को बारे में इंफॉर्मेशन रखना चाहिए। ये जो लोग हैं ये कुछ कर नहीं पाए, इनको करने का कोई इरादा नहीं है अच्छा काम, बस ये लोग वीडियोस को एडिट कर लेते हैं। मैं आप इस मुद्दे में एक ही बात कहना चाहती हूँ, पहले राहुल गांधी जो है कॉन्स्टिट्यूशन शायद वो पढ़ते नहीं है, क्योंकि बेचारे इटली वासी है, वो तो ज्यादातर अपने भारत देश में तो रहते नहीं है। वो सिर्फ इलेक्शन के दरमियान ये आके जाते रहते हैं। तो पहले उनको कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, उनको प्रधानमंत्री मोदी जी का हर कार्यक्रम को बारे में इंफॉर्मेशन रखना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसे मात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अंबेडकर जी का बहुत ही मर्यादा पूर्वक से नमन ही नहीं करते हैं। रूसी राष्ट्रपति ने 7 मई को क्रेमलिन में एक समारोह में ऐतिहासिक 5वें कार्यकाल के लिए 6 साल के नए कार्यकाल की शपथ ली।
पुतिन के नए जनादेश को पश्चिमी देशों के विरोध द्वारा चिह्नित किया गया। उन्होंने क्रेमलिन समारोह का बहिष्कार किया। इस साल की शुरुआत में मार्च में भारी जीत हासिल करने के बाद 71 साल की उम्र में पुतिन राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य पर हावी हो गए हैं। अमेरिका ने कहा कि वह लंबे समय तक चले यूक्रेन रूस युद्ध के बीच पुतिन के दोबारा चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं मानता है। पश्चिम को रोकने के लिए सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास का आदेश देने के एक दिन बाद पुतिन ने अपना नया जनादेश शुरू किया। मॉस्को ने 6 मई को कहा कि वह फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका से खतरों का हवाला देते हुए सामरिक परमाणु हथियारों की तैनाती का अभ्यास करेगा। 2020 में यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से रूस ने कहा है कि अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी दुनिया को परमाणु टकराव के कागर पर धकेले रहे हैं। मार्च में पुतिन ने चेतावनी दी और कहा कि अमेरिका और नाटो के साथ सीधे संघर्ष का मतलब है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से एक कदम दूर है। इस बीच शपथ लेने के बाद पुतिन ने कहा कि पश्चिम के साथ राजनीतिक परमाणु स्थिरता पर भी बातचीत संभव है, लेकिन केवल समान शर्त पर है। रूस और अमेरिका अब तक दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्तियां हैं, जिनके पास दुनिया के 12,100 परमाणु हथियारों में से 10,600 से ज्यादा अधिक है। भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता के रोज एवेन्यू कोर्ट से निकालते समय कहा कि जांच एजेंसियों रिजवान रवन्ना जैसे लोगों को छोड़ रही है और उनके जैसे लोगों को गिरफ्तार कर रही है। बीआरएस नेता के कविता को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मामलों में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 15 मार्च 2024 को और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 11 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा, जांच एजेंसियां रिजवान जैसे लोगों को छोड़ रही है, रवन्ना और हम जैसे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। అక్క ఏమన్నా చెప్తారా? ప్రజ్వల్ రేవన్న లాంటి వాళ్ళని వదిలేసి వాళ్ళని దేశం దాటించి అలాంటి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం చాలా అన్యాయం. ఈ విషయం అందరూ గమనించాలని కోరుతా ఉన్నాను. एक बड़ी सफलता में सुरक्षा बलों ने 7 मई को जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। संदिग्ध व्यक्तियों की आवाजाही के इनपुट के आधार पर सशस्त्र बलों ने क्षेत्र में सुरक्षा ग्रिड सक्रिय कर दिया। 6 मई को लंबे समय तक चली भीषण गोलीबारी के बाद सुरक्षा बलों ने शीर्ष द रेजिस्टेंट फोर्स के आतंकवादियों को मार गिराया। पूंछ में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हमले के कुछ दिनों बाद आतंकवादियों पर मार गिराया गया था, जिसमें 4 मई को एक कर्मी की मौत हो गई थी। अंत के प्रयासों को विफल करने के लिए लोकसभा चुनाव 2024 के बीच पूरे केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कश्मीर में पिछले कुछ हफ्तों से सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच कई मुठभेड़ हुई है। अप्रैल में एक लक्षित हमले में रजौरी निवासी की मौत हो गई और कुछ दिनों बाद उधमपुर में एक बीडीजी सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। Movement of terrorists in this area. So after that, police forces and security forces, along with army and CRPF, have cordoned this area. And जब कॉर्डन चल ही रहा था तो उसमें से अंदर से फायर आया। उसके बाद एक ऑपरेशन स्टार्ट हुआ जो कि पूरी रात चला और आज दोपहर तक ये कंक्लूड हुआ। तो इस ऑपरेशन में 2 टेररिस्ट मारे गए हैं, तो उनकी बॉडीज रिट्रीव हो गई हैं। अभी सर्च ऑपरेशन थोड़ा सा और कंक्लूड है। कई बार जो डेबरीज या कोई एक्सप्लोजिव होते हैं तो उसके क्लियरेंस के लिए अभी ऑपरेशन चल रहा है। इसमें जो टेररिस्ट है हमने पूरा ड्यू डिलिजेंस के साथ इनिशियल उसमें वी हैव गिवन देम अपॉर्चुनिटी एज पर लॉ।